क्लास का चौथा चैप्टर कानून की समझ। क्या कानून सब पर लागू होता है? चैप्टर का नाम है चौथा कानून की समझ, है ना। पॉइंट लिखते हैं, क्या कानून जो है सब पर लागू होता है, इसी के बारे में देखते हैं। तो क्या कानून सब पर लागू होता ही है, इसी के बारे में देखते हैं। क्या कानून सब पर लागू होता है? तो राष्ट्रवादियों ने आज़ादी से पूर्व, जितना राष्ट्रवादी जो थे भारत देश के राष्ट्रवादी लोग, देश आज़ाद कराने में जब भूमिका निभाए थे उन लोग, वही राष्ट्रवादियों ने आज़ादी से पूर्व, मैंने आज़ादी होने से पहले ही की बात है, उनका सहमति बना लिया था कि स्वतंत्र भारत में, जब भारत स्वतंत्र होगा तो सत्ता के मनमाने तरीके से इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवादियों का कहना था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, तो सत्ता जब भी सरकार में आएगा अपना मनमाने तरीके से नहीं चलेगा, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। वही सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मनमाने तरीके से सत्ता नहीं चलना चाहिए। यही हुआ, राष्ट्रवादियों को विचार था, आज़ादी से पहले ही सब सोच के रख लिया था। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादियों ने संविधान में कई प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे, है ना। इस लिखा हुआ आज़ादी से पूर्व पहले ही मनमाने तरीके के बारे में सोच रहे थे कि मनमाने तरीके से नहीं चलना चाहिए देश, इसलिए राष्ट्रवादियों ने संविधान में कई प्रावधान जोड़े इसलिए कि कानून पर कई प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन था उस स्थापना के लिए जरूरी था। कानून पर आधारित जो भी प्रावधान था वो जोड़ दिया ताकि मनमाने तरीके से देश, सत्ता, सरकार कोई न चला सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था, जो कानून पर आधारित जो प्रावधान जोड़ा गया था, तो वो महत्वपूर्ण प्रावधान कौन था कि जोड़ा गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून के नज़र में बराबर होंगे। यही प्रावधान जोड़ा गया। संविधान में कई प्रावधान जोड़ा गया था। जब संविधान बना देश में तो कई प्रावधान जोड़ा गया, कहे लगे कि ताकि सत्ता जिसके हाथ में जाए वो अपना तरीका से कानून न चला, सत्ता अपना मनमाने तरीका से चला, इसलिए कई प्रावधान जोड़े गए। वो प्रावधान में नाम था स्वतंत्र भारत में। संविधान में सब जुड़ता है। संविधान में ही प्रावधान जोड़ा गया कि स्वतंत्र भारत जब होगा उसमें सभी लोग कानून के नज़र में बराबर माने जाएंगे। यही संविधान में जोड़ दिया गया जब देश आज़ाद होता है। तो आगे पॉइंट है कानून का शासन। तो बोल रहा है कानून का जो शासन है उसी के बारे में यहाँ चर्चा है। कानून का शासन, कानून का शासन के बारे में। कानून का शासन बोलता है, कानून का शासन, यही कानून का शासन यहाँ है। दो प्रकार से कानून का शासन होगा, जो कानून की नज़र में सभी लोग समान माने जाएंगे। वही कानून का शासन दो प्रकार से होगा, एक विधि द्वारा या विधि या कानून के समानता। विधि या कानून जो भी बनेगा उसके नज़र में सभी लोग समता मतलब का समानता होना, सभी लोग समान होंगे कानून की नज़र में, विधि के नज़र में। दूसरा है विधियों के समान संरक्षण करना। जब विधि बनेगा वो विधि के नज़र में सभी लोग समान होंगे, वही विधि को समान संरक्षण भी होना चाहिए। सब लोग उस विधि को, कानून को एक समान इज्जत देना है कि चोरी करेगा तो जेल जाएगा, सभी लोग का संरक्षण करना जरूरी भी है। विधि के समान संरक्षण भी करना है। विधि कानून ही लोगों को समान नजर से न देखेगा, लोग भी विधि को, कानून को समान नजर से देखेंगे। विधि के कानून के समझ समता होगा, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, यही है विधि के नज़र में समानता। अब विधियों के समान संरक्षण, समान अपराध की समान सजा मिलेगा, चाहे राष्ट्रपति का बेटा रहे या कोई ठेला के बेटा रहे, सब अपराध बराबर किया है तो सजा भी समान मिलेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। सभी कानून जो है ना, जो भी कानून बन जाएगा वो कानून देश के सभी नागरिक पर लागू होगा, लेकिन समान रूप से लागू होगा। ये नहीं कि कानून बन गया तो सभी नागरिक पर समान रूप से लागू नहीं हो रहा, नहीं, नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी का है न हो या धनसेठ का है न हो, और यहाँ तक राष्ट्रपति ही क्यों न हो, सभी लोग कानून के ऊपर कोई है ही नहीं है।
सबसे बड़ा कानून ही है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है ना। सजा तक पहुंचने की एक तय प्रक्रिया है ना। उस तय प्रक्रिया के अनुसार ही उस सजा तक पहुंचेगा। ये नहीं कि मर्डर कर दिया तो तुरंत सजा मिल जाएगा, नहीं। धीरे धीरे उस प्रक्रिया के अनुसार गुजरेगा तब सजा मिलेगा। जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है, वो व्यक्ति का अपराध साबित हो जाएगा, उसी के अनुसार सजा मिलेगा। कर किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। कोई भी अपराधी या कानून का उल्लंघन करता है उसकी सजा मिलेगा। उस सजा तक पहुंचने की एक तय प्रक्रिया बनाया गया है, जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाए तब व्यक्ति को सजा मिलेगा। इसमें रिपीट कुछ करना है। आगे पॉइंट है स्थानीय कानून। राजतंत्र स्थानीय कानून पहले देश आजाद होने से पहले स्थानीय कानून होता था। स्थानीय कानून का मतलब मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि सबसे ऊपर बड़ा मछली है और नीचे छोटा मछली है। यहाँ बड़ा मछली कौन है? मत्स्य राजतंत्र है। राजतंत्र ही बड़ा मछली मत्स्य है, जो सबको छोटे मछली को खाएगा। स्थानीय कानून जो बनेगा वो सबको खा जाएगा। कह रहा है औपनिवेशिक काल, यानी कि अपने लाभ के आधार पर कानून। औपनिवेशिक काल में बोल रहा है जब देश गुलाम था उस समय की बात है। यह अपने लाभ के आधार पर कानून बनाता था अंग्रेज। उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। देख रहे हैं ना, राजा महाराजा का पहले स्थानीय कानून चलता था। औपनिवेशिक काल या अपने लाभ के आधार पर कानून। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में जो कानून के शासन के जो शुरुआत हुआ है अंग्रेजों ने किया है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में जो कानून की शुरुआत जो हुआ है, भारत देश में कानून बनाने वाला अंग्रेजों ने किया है शुरुआत। इस बात पर इतिहासकारों में विवाद रहा है। विवाद इस बात का रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत में जो कानून बना है अंग्रेजों के देन से बना है, लेकिन विवाद रहा है, इतिहासकारों में विवाद रहा। क्यों? इसके कई कारण है विवाद का। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मन मानेपन पर था। औपनिवेशिक कानून जो था, जब गुलाम करके अंग्रेज रख रहे था, वो वाला कानून जो था मन मानेपन पर था, माने मन मौजी था। औपनिवेशिक काल में कानून जो बनता था मन मानेपन करता था अंग्रेज लोग। जबकि भारत में बोला जा रहा है कि कानून की नज़र में एक समान है, तो कहाँ हुआ? अंग्रेज के देन से है, लोग मानते हैं। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि भारत में जो कानून है, भारत में कानून मामले के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने अहम भूमिका निभाई है। दूसरी वजह, भारत में जो कानून मामलों के जो विकास हुआ है, कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादी ने अहम भूमिका निभाई। यही भारतीय राष्ट्रवादी ने ही कहा था देश आज़ाद होने से पहले ही कि देश आज़ाद होगा तो भारत में कानून बनेगा और वो कानून के नज़र में सभी लोग समान होंगे। अंग्रेजों के मन मानेपन के यह दो उदाहरण देखते हैं। यही है, अंग्रेज लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों के देन से हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की है, जबकि अंग्रेज मन मानेपन पर आधारित कानून चलता था। लेकिन भारत में बोल रहा है, भारत में कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादी ने अहम भूमिका निभाई है। कह रहा अंग्रेजों का मानेपन के यह दो उदाहरण देखने को मिलता है। जब अपने मर्जी से सरकार चलाते थे अंग्रेज, दो उदाहरण देखते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत सारा है। तो अपना तरीका से मन मर्जी के अनुसार देश चलाता था सरकार, उसके अनुसार दो उदाहरण है। उदाहरण तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें दो देखते हैं। 1870 का राजद्रोह एक्ट देखते हैं। 1870 का राजद्रोह एक्ट है। 1870 का राजद्रोह एक्ट, दो उदाहरण में पहला है 1870 का राजद्रोह एक्ट। ब्रिटिश सरकार, इसमें क्या होता था, ब्रिटिश सरकार के विरोध या आलोचना करने पर बिना मुकदमा चलाए ही राजद्रोह के नाम पर गिरफ्तार किया जा सकता था। 1870 का राजद्रोह एक्ट होता था जब ब्रिटिश सरकार के शासन जब चलता था, जो भी विरोध करता था ब्रिटिश सरकार के, तो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहा रहता है, तो विरोध कर रहा है, आलोचना कर रहा है, बिना मुकदमा चलाए ही राजद्रोह के नाम पर गिरफ्तार कर लेता था। यह है मनमौजी के अनुसार सरकार चलाता था ब्रिटिश सरकार। दूसरा एक्ट देखते हैं रॉलेट एक्ट।
बिना वकील बिना दलील के अनुसार किसी को गिरफ्तार इसमें भी होता था। रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। 10 मार्च 1919 एक्ट लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट 10 मार्च को लागू हुआ था। महात्मा गांधी सहित राष्ट्रवादी अन्य लोग भी इसके भारी विरोध किए थे रॉलेट एक्ट को। पंजाब में भारी पैमाने पर विरोध होल था। पंजाब में होल था रॉलेट एक्ट 10 मार्च को शुरू होल था, लागू होल था। वही 10 मार्च के बाद एक महीना के बाद 10 अप्रैल आता है। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल जी और सत्यपाल सत्य के चक्कर में रह गए और डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। सत्यपाल को भी और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था 10 अप्रैल को। 10 मार्च को लागू हुआ और 10 अप्रैल को गिरफ्तार हो गए सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तब जाकर के 13 अप्रैल 10 अप्रैल 3 दिन बाद 13 अप्रैल को देखा कि सत्यपाल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को ही अमृतसर में पंजाब पड़ता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यह है मनमौजी सरकार, ब्रिटिश के सरकार था। भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा समानता का संघर्ष। भारतीय राष्ट्रवादी का कि उनके द्वारा जब बोला गया था देश आज़ाद होगा, स्वतंत्र होगा तो कानून की नज़र में सभी लोग समान होगा। वही भारतीय राष्ट्रवादी द्वारा समानता का संघर्ष लड़े थे अंग्रेजों से कि सभी को समानता का संघर्ष मिलना चाहिए। उनके अनुसार कानून का मतदाता मन मानापन न होकर के न्याय रूप से और समानता की स्थापना होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रवादी ने कहा कि समानता का संघर्ष किए। वही भारतीय राष्ट्रवादी बोले कि सभी को समानता के लिए संघर्ष किए, सभी लोग समान होंगे, एक नज़र में होंगे। उसके लिए कानून को मन मनापन तरीके से न चलाने के लिए अंग्रेजों को बोले कि न्याय होना चाहिए और समानता की स्थापना होनी चाहिए। 19वीं सदी से आज तक 19वीं सदी से आखिर तक भारत में कानूनी पेशा उभर ही गया। भारतीय राष्ट्रवादी ने कहा कि समानता का संघर्ष किया। वही समानता का संघर्ष करते करते कानून की यही समानता के संघर्ष के अनुसार कानून का मतदाता मन मनापन न होकर के समानता का संघर्ष क्यों किया कि ताकि कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हो। इसलिए मनमौजी सरकार नहीं होना चाहिए, न्याय और समानता की स्थापना होना चाहिए। मन मनापन न होकर के न्याय रूप से और समानता की स्थापना होना चाहिए, इसलिए समानता का संघर्ष किया था। 19वीं सदी से आखिर तक भारत में कानूनी पेशा उभर जाता है। 19वीं सदी आते आते भारत में जो समानता के लिए संघर्ष किया और न्याय और समानता की स्थापना के लिए, वो 19वीं सदी आते आते यही भारत में कानूनी पेशा मैंने कानून के बारे में कि अब कानून के अनुसार ही देश चलना चाहिए वो उभरा था। और धीरे धीरे भारतीय कानून विशेषज्ञों ने, भारतीय जो कानून बनाने वाला जो भी विशेषज्ञ थे, विशेषज्ञों ने कानून की स्थापना के लिए प्रयास किए और न्यायालय में जगह बना ली, न्यायालय में जगह बनाई 19वीं सदी में। 19वीं सदी से आखिरी तक मैंने 19वीं सदी का अंतिम हुई कानूनी पेशा भारत में उभर ही जाता है, धीरे धीरे उभरता है। और भारतीय कानून विशेषज्ञ जितना थे सब विशेषज्ञों ने कानून की स्थापना के लिए प्रयास किया कि ताकि कानून की स्थापना हो और न्यायालय में जगह बने। यही कानून बना, ये कानून को न्यायालय में स्थान मिला। नेक्स्ट, इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में भारत के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। औपनिवेशिक शासनकाल में के दौरान कानून के शासन का जो विकास हो रहा था, कानून का विकास, उसमें भारत के लोग भी कानून के विकास करने में योगदान दिए हैं। तरह से अंत में संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे, है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है अंत में क्या हुआ, अंत में संविधान को स्वीकृति मिल जाता है। देखो संविधान तुमको स्वीकार देते हैं, संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद, संविधान को जब स्वीकार कर लिया जाता है उसके बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया। संविधान एक दस्तावेज है, एक आधारशिला ऐसा बना कि जिसके आधार पर से संविधान एक ऐसा दस्तावेज बना कि संविधान के आधार पर
हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। अंत में संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारा जो प्रतिनिधि है संविधान के अनुसार देश के लिए कानून बनाएगा। तो क्या कहते हैं हम लोग, भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रवादी समानता के लिए संघर्ष किए ताकि अंग्रेज जो है मनमर्जी सरकार न चलाए और न्याय और समानता की स्थापना के लिए मांग किया। सभी को न्याय दिलाना चाहिए और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी आते आते भारत में कानूनी पेशा उभरा और धीरे धीरे भारतीय कानून जितना विशेषज्ञ थे कानून बनाने वाले सभी लोग कानून की स्थापना कर देते हैं। कानून की स्थापना करते हैं और न्यायालय में स्थान देते हैं कानून को। वही कानून न्यायालय में के अनुसार न्याय दिलाएगा। इस प्रकार हम तक कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो कानून का जो विकास हुआ वो विकास भारतीय लोग भी अपना योगदान दिए। अंत में संविधान बनता है। संविधान के अनुसार देश में प्रतिनिधि चुना जाएगा और देश के लिए कानून बनाएगा वही प्रतिनिधि, जिसको लोकसभा कहते हैं, संसद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पिता की संपत्ति पर बड़ा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली वाला कि पिता की जो संपत्ति है उस बड़ा निर्णय लिया। क्या? 11 अगस्त 2020। कब की बात है? 11 अगस्त 2020 की ये बात बोला गया। 11 अगस्त 2020 को बोला गया बेटियों का पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। बेटियों को भी पिता की संपत्ति पर अधिकार है, पूरा अधिकार जितना बेटा का है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार ये बात बोला गया 11 अगस्त 2020 को। अब इस तरह मिलेगी बेटियों को जमीन जायदाद है। पॉइंट। अब देखते हैं पार्ट 2, कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, राज्यसभा में कानून बनेगा तो लोकसभा में जाएगा, 14 दिन के अंदर वापस करते हैं। लोकसभा से भी राष्ट्रपति, या लोकसभा में राज्यसभा से भी राष्ट्रपति जाएगा, तो राष्ट्रपति साइन कर देगा, कानून बनकर तैयार। वही बात है, नीचे देखते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं, कैसे कानून का निर्माण होता है उस प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। समाज में खास मुद्दे पर कानून बनाने के लिए आवाज़ उठाई जाती है। समाज में देखिएगा कोई खास मुद्दा रहेगा, उसी पर खास मुद्दे पर कानून बनाने के लिए आवाज़ उठती है। वो आवाज़ जन समुदाय कहिए या जन सुनिश्चित कहिए, है ना। जन सुनिश्चित या आंदोलन या धरना देने पड़ता है, तब जाकर कानून बनता है। जन सुनिश्चित या आंदोलन या धरना देता है। कानून की मसौदा तैयार किया जाता है। जब धरना हो जाता है तब जाकर कानून का जो मसौदा है, विधेयक माने तैयार होता है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। विधेयक, कानून का जो मसौदा है, विधेयक है, उसको मसौदा तैयार किया जाता है। वो विधेयक जो कानून बनता है, कानूनी विधेयक के हैं, वो विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद विधेयक को समीक्षा किया जाता है, सही गलत का फैसला किया जाता है ना। विधेयक की समीक्षा में सही गलत का फैसला लिया जाता है। वही समीक्षा संसद में पेश होता है। संसद में भी कौन सा? दोनों सदनों में पारित किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलता है, मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर उसे तारीख से कानून बन जाता है। जब साइन कर दिया उसी तारीख से कानून बनकर तैयार। 1999 में हल था लायर्स का लॉ, देख लीजिएगा किताब में है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2020 है, देख लीजिएगा। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2020 या 18 जो भी हो देख लीजिएगा, ठीक ना। घरेलू हिंसा में जो महिला को सताया जाता है उसके बारे में कानून बना है। 1990 में विभिन्न मंचों पर मांग हल था कि घरेलू हिंसा पर महिला का जो सुरक्षा कानून बनाया जाए ताकि घर में सुरक्षा की जाए महिला लोग को। 1990 में ही विभिन्न मंचों पर मांग हल था, आंदोलन हल था। 90 के बाद मांग हल था, आंदोलन हुआ। 99 में वकीलों, कानूनविदों और समाज वैज्ञानिक
के संगठन लायर्स कलेक्टिव, ये लायर्स कलेक्टिव है ना, लायर्स कलेक्टिव द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है ना। देखिए 1990 में विभिन्न मंचों पर मांग हुआ, 90 के बाद 9 साल के बाद 99 में वकील लोग वकील कानूनविदों समाज वैज्ञानिक के संगठन हुआ। 1999 में वकील कानूनविदों समाज वैज्ञानिक तीन लोग संगठन करते हैं। लायर्स कलेक्टिव द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार करता है, संगठन करते तीनों और मसौदा तैयार करते विधेयक का कानून का लायर्स कनेक्टिव द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार होता है। 99 के बाद 2002 आता है जी, ये देखिए 2002 में विधेयक संसद में पेश होता है। द लायर्स कलेक्टिव द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार होता है, तो 1999 के बाद 2002 आता है। 2002 में विधेयक संसद में पेश होता है, संसद में जाता है तो संसद में 2002 में जाता है, दिसंबर 2002 आ जाता है, दिसंबर है ना, लास्ट दिसंबर में अस्थाई समिति आता है। अस्थाई समिति ने सिफारिश राज्यसभा को सौंप दिया ना, संसद में जाता है, संसद में दिसंबर आता है, अस्थाई समिति आता है, अस्थाई समिति का नाम है राज्यसभा जो अस्थाई समिति इसी को सौंप देता है। फिर 2002 के बाद 2005 आता है, 2005 में संसद में नया विधेयक पेश होता है। जब नया विधेयक पेश होता है 2005 में, तो 13 सितंबर 2005 आ जाता है, संसद में पास होता है। जब 13 सितंबर 2005 को संसद में पास होता है तो बन के विधेयक तैयार हो गया। और का कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद के देन है कि कानून बनता है, ठीक ना। संसद के देन से कानून बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? संसद की है। कानून निर्माण की प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। कानून निर्माण होता है, उस निर्माण की प्रक्रिया में हर चरण, जितना भी कानून का हर चरण होता है तैयार, उसमें नागरिकों की जो आवाज़ है वो बहुत मायने रखता है। नागरिक की आवाज़ जितना उठाएगा उतना ही कानून अच्छा बनेगा। इसमें संचार माध्यम का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। संचार माध्यम का मतलब कि टीवी, रेडियो, अखबार में बहुत शिकायत आता है, कानून ऐसे नहीं बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए। इसका भी कानून के निर्माण में हर प्रक्रिया में भी इसका भी नागरिक का तो ही है, संचार माध्यम का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबार के संपादकीय, रेडियो प्रसारण, आम सभा के जरिए सुनी और व्यक्त की जाती है। संचार लिख ले, संचार माध्यम के जरिए संसद का काम ठोस हो जाता है और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। हम कह सकते हैं कि संचार माध्यम के जरिए संसद का संसद का कैसा कानून बना रहा है नहीं बना रहा है, उसका काम ठोस और पारदर्शी तरीका से संचार के माध्यम से जनता के सामने आता है। क्या कहते हैं, कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। कानून बनता हर चरण में नागरिक की आवाज़ जो है बहुत मायने रखता है। और संचार माध्यम के द्वारा ही है ना संसद के जो काम होता है वो ठोस रूप से और पारदर्शी रूप से जनता के सामने आता है। इसलिए महत्वपूर्ण तो जनता है, उसके बाद संचार माध्यम है कानून के निर्माण की हर प्रक्रिया में। अलोकप्रिय और विवाद रूप कानून, जब कानून लोगों की नज़र में अलोकप्रिय हो जाता है और विवाद रूप हो जाता है तो उस समय कानून पर रोक लगेगा नहीं लगेगा उसके बारे में कई बार देखा जाता है कि संसद एक ऐसा कानून पारित कर देता है। कई बार देखिएगा कि संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, लोगों के नज़र में खराब होता है कानून। तो कौन पारित करता है? संसद। अलोकप्रिय हो जाता है तो ऐसा कानून संवैधानिक रूप से संविधान के अनुसार वैध होने के कारण, संविधान के अनुसार वैध है माने सही है, सही होने के कारण सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता है, लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें लगता है, जनता को लगता है कि इसमें राजनीतिक हित या गलत नीयत छुपी है। राजनीतिक हित या गलत नीयत छुपी है तो उसमें जनता लोग आंदोलन रोकवाते हैं, न्यायालय जाना पड़ता है रोकवाने के लिए उस कानून को। ऐसा कानून को लोग आलोचना कर सकते हैं कि संसद खराब कानून बनाया है। टीवी और चैनल में रिपोर्ट भेज सकते हैं कि संसद खराब कानून बनाया है। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए
जाने वाले दमनकारी कानून के बारे में असहमति व्यक्त कर सकता है। हम कह रहे हैं कि हमारे जैसे देश, भारत जो देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें आम नागरिक संसद द्वारा जो बनाया गया जो दमनकारी कानून है और जनता को पसंद नहीं है, तो व्यक्ति, आम नागरिक भी असहमति व्यक्त कर सकता है कि कानून खराब बनल है। कानून की आलोचना से, कानून की जब आलोचना होने लगता है, कानून की आलोचना से संसद के ऊपर उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। जब कानून की आलोचना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है, संसद जो कानून बना है वो कानून पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। नागरिकों के अधिकारों के हनन होने की स्थिति में ऐसे मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण ली जा सकती है। जब लगता है कि कानून में नागरिकों का अधिकार हनन हो रहा है, तो नागरिक अधिकार हनन हो रहा है, तो उस मुद्दे पर आप अदालत जा सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए या हाई कोर्ट जाइए, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर अदालत को लगे कि कानून संविधान के विरुद्ध है, अगर अदालत गया जनता, अब अदालत कह देगा कानून जो बनेला संसद संविधान के विरुद्ध है, उल्टा है, तो उसमें संशोधन करने के लिए या रद्द किया जा सकता है उस कानून को। कौन करेगा? अदालत, न्यायालय करेगा। तो क्या देखें हम लोग, यही देखें हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए वाले कानून को, दमनकारी कानून के बारे में असहमति कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं आम नागरिक भी। कानून की आलोचना से संसद उस पर कानून की आलोचना होगा तो संसद उस कानून को दोबारा विचार करने के लिए दबाव पड़ता है। नागरिक का अधिकार खनन होगा तो अदालत जाएगा, अदालत लगेगा उस कानून संविधान के उल्टा काम कर रहा है तो संविधान संशोधन करेगा, नहीं तो फिर रद्द कर देगा कानून को। नागरिकों के रूप में हमारी भूमिका कब होगा, क्या होगा? जब नागरिक हम लोग देश के, तो नागरिक के रूप में हम लोग का भूमिका क्या रहेगा, हम लोग का क्या कर्तव्य होगा, उसके बारे में देखते हैं। जब भारत के नागरिक होंगे तब सही प्रतिनिधि का चुनाव करना, साथ ही संचार माध्यम जैसे अखबार, टीवी, रेडियो के जरिए सांसदों के हर कार्य पर नजर बनाए रखना चाहिए। नागरिक का यही काम है कि सही प्रतिनिधि को चुनो और साथ ही संचार के माध्यम से संसद के जो भी काम हो रहा है हर काम पर नजर रखना है, ये नागरिक का काम है। जब भी संसद गलत बनाएगा कानून, तुरंत ही आंदोलन करना है, आलोचना करना है, सही ना लगने पर आलोचना करना है, एक नागरिक का काम है। और यह बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए नागरिक को कि लोगों को जितनी हिस्सेदारी होगी, है ना, यह बात सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों को, नागरिकों को, जनता को जितनी हिस्सेदारी होगी संसद काम धाम पर, और जितने हिस्सेदारी लेगा जनता लोग और उत्साह से वे जुड़ेंगे, जितने ही हिस्सेदारी लेंगे संसद काम धाम पर ध्यान देने का उत्साहित वे जितना जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी, एक उतना ही रूप से संसद अच्छा काम करेगा। खत्म।